स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर नेक्स्ट। हालांकि हमने इसकी जूम क्लास ले ली थी लेकिन बहुत कम बच्चे उसमें प्रेजेंट हुए थे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सेल का पोटेंशियल फाइंड करने का काम आता है। दिस इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल। आपके पास जो भी सेल है उस सेल का पोटेंशियल फाइंड करने का काम आता है पोटेंशियोमीटर। अब एक बात सामने ये आती है कि पोटेंशियल फाइंड करने के लिए तो वोल्टमीटर भी होता है, तो वोल्टमीटर होने के बावजूद हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं बेटा? देखो बेटा, अगर आपके पास वोल्ट मीटर है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ रफ सा। इधर देखें, हमने पीछे बात की थी कि आपके पास अगर वोल्ट मीटर भी है और वो आइडियल है, इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इस केस में जो रीडिंग आपको मिलेंगी वो एक्यूरेट मिलेंगी। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, आपके पास जो वोल्टमीटर होता है उसकी रीडिंग्स हमारे पास एक्यूरेट नहीं आती हैं, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी हो जाता है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो आपको रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, कुछ वेरिएशन आपके पास आएगा। इसलिए वोल्टमीटर की बजाय हम प्रेफर करते हैं पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर को हम बोल सकते हैं इट इज़ द आइडियल वोल्टमीटर। बिकॉज जो कंडीशन होती है पोटेंशियोमीटर की वर्किंग की, उस केस में हम आई को 0 मान के चलते हैं, उसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। जो पोटेंशियोमीटर होता है दैट वर्क्स ऑन द नल पॉइंट मेथड, और बेटा जो वोल्टमीटर होता है दैट वर्क्स ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड। वोल्टमीटर वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट जहाँ है वहाँ पे करंट जीरो, करंट अगर जीरो है तो उस केस में रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर का जब आपके पास नल पॉइंट आता है उस केस में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, और जो पोटेंशियोमीटर है वो बन जाता है आइडियल वोल्टमीटर। क्या बन जाता है? आइडियल वोल्टमीटर। तो मैं बात कर रहा था कि वोल्टमीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों करते हैं। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। वो डिफरेंस आपके पास क्या था कि भाई जो आपके पास वोल्टमीटर है वो अगर आइडियल है रीडिंग एक्यूरेट आएंगी, लेकिन नॉर्मल जो वोल्टमीटर होता है वो रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं देता, जबकि पोटेंशियोमीटर होता है दैट गिव्स द एक्यूरेट रीडिंग। सेकेंडली, वोल्टमीटर सिर्फ एक ही काम करता है, पोटेंशियल फाइंड करता है, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है दिस डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द अदर पर्पज़। पोटेंशियल के अलावा और काम भी कर सकता है आपके पास बेटा जो ये पोटेंशियोमीटर है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेकेंडरी सेल्स। कोई भी दो सेल्स आपके पास हैं उनकी ईएमएफ हम कंपेयर कर लेंगे। अगला है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो आपके पास सेल है उसका रेजिस्टेंस इंटरनल फाइंड कर सकते हैं, ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब कि वोल्टमीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर जो है वो ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए। अब बेटा जो पोटेंशियोमीटर है उसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए तो बात हो किस काम आता है, किस काम आता है हमारे पास ये। मतलब बेटा जो पोटेंशियोमीटर हमारे पास हो गया, इसकी ये एप्लीकेशंस होगी हमारे पास कि ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इंटरनल फाइंड कर सकते हैं। अब बात है इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा। जिसका प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी वायर है, उसका एरिया और उसके अंदर करंट, ये दो चीज़ अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द वायर वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। कब? जब एरिया और करंट क्या होगा? कांस्टेंट। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट थ्रू द वायर आर केप्ट कांस्टेंट देन fall of potential across the wire is directly
proportional to the length of wire, that is V proportional to L और V इक्वल टू बेटा KL। जो K हमारे पास है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर पर्टिकुलर वायर, इसकी बेटा वैल्यू होती है फिक्स होती है K को हम लिख सकते हैं V अपॉन L, यहाँ से K इक्वल टू V अपॉन L वोल्ट पर मीटर। यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। अब ये आया कहाँ से? अगर इसको मैं प्रूव करना चाहूँ तो V इक्वल्स टू रो इंटू V इक्वल्स टू RI होता है, ओम्स लॉ पढ़ा आप लोगों ने। V इक्वल्स टू RI, R की वैल्यू पुट कर दो, V इक्वल्स टू रो L अपॉन A इंटू I। ये जो बेटा आपके पास वैल्यू है ये R की वैल्यू है, इतनी रो L A अपॉन इंटू I। अब स्टेटमेंट कह रही है कि करंट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो ये तीनों क्या होगी? कांस्टेंट। बचा सिर्फ L, तो इन तीनों को हटा के मैंने यहाँ पे K लिख लिया, V इक्वल्स टू KL। और जो K है उसकी वैल्यू अगर यहाँ से देखूँ मैं तो रो इंटू I अपॉन A, रेजिस्टिविटी, करंट और एरिया। वी हैव टू वैल्यूज़ फॉर द K इक्वल्स टू V अपॉन L इक्वल टू रो इंटू I अपॉन A। ये जो फॉर्मूला है K का ये बहुत काम आने वाला है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे इसके बारे में। जितना K की वैल्यू स्मॉल होगी बेटा, अब K की वैल्यू स्मॉल कब हो सकती है? या तो लेंथ ज़्यादा हो वायर की, या करंट ज़्यादा हो, करंट कम हो। बिकॉज K इज़ डायरेक्टली टू करंट। करंट को कम कर दो K कम हो जाएगा, लेंथ को ज़्यादा करो K कम हो जाएगा। एरिया चेंज करने से क्या होगा? अगर आपने एरिया ज़्यादा किया, हमें K को कम करना है बेटा, तो एरिया ज़्यादा करोगे। जितना एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। इसका मतलब है कि इसको इंक्रीज़ करने से ये भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो K पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना आप इसको बढ़ाओगे बेटा उसी प्रपोर्शन में ये बढ़ जाएगा, तो लगभग क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब आप एरिया को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ लेंथ और करंट, बिकॉज ये तो कांस्टेंट टर्म है। लेंथ को बढ़ा दो, करंट को कम कर दो। जितनी K की वैल्यू ज़्यादा कम होगी उतना ही एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास आएंगी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ K मोर एक्यूरेट द रीडिंग्स। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना K की वैल्यू कम होगी आपका डिवाइस उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, उतनी ही उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, कम से कम पोटेंशियल फाइंड कर सकेगा। तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए K की वैल्यू हमें काफ़ी कम रखनी होती है, सेंसिटिविटी बढ़ानी है उसकी, ताकि वो रीडिंग्स अच्छे से दे सके हमें बेटा। अब आती है बात कि बनता कैसे है। देखो मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, आप कोई भी एक बना सकते हो, या ये फिर ये। अगर बेटा मैं इसमें बात करता हूँ, डायग्राम में देखें, एक वायर है AB, उसकी लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर A से B तक। किस चीज़ का बना हुआ है? मेड अप ऑफ अलॉयज़। अब जो वायर था AB अलॉय का बना हुआ है। क्वेश्चन आता है क्यों बना हुआ है? अलॉय जो होते हैं उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फ़ा का मतलब क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। किसके लिए? अलॉयज़ के लिए। अगर टेम्परेचर में हल्का सा भी वेरिएशन आता है तो रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। उसके बाद पॉइंट A से और पॉइंट B तक, पॉइंट A से एक बैटरी लगा रखी है मैंने, एक एमीटर है, एक रिहोस्टेट है और एक की है। बैटरी जो है वो ड्राइवर सेल है, इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, बिकॉज सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो इसकी वजह से करेगा। पूरे सर्किट को ये वाली सेल ऑपरेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल या प्राइमरी सेल। एक एमीटर है सीरीज़ में,
रियोस्टेट है जो करंट को कांस्टेंट मेंटेन करेगा, एक की है। उसके बाद पॉइंट ए पे जिस सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है वो सेल लगी हुई है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक जोकी लगी हुई है। जोकी काम क्या होता है? जो जोकी है उसका काम होता है कि इस वायर पे हम जहाँ चाहें कांटेक्ट बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा बेटा। ये जब इसमें करंट जीरो होगा उस पॉइंट को बोला जाएगा नल पॉइंट। मान लो यहाँ पे रखा है, इसमें करंट जीरो शो कर रहा है, इट मीन्स ये नल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल है, ये प्राइमरी सेल थी बेटा, ये सेकेंडरी सेल है जिसकी आपको ईएमएफ फाइंड करनी होती है। यहाँ मैंने सिंगल वायर यूज़ किया है। अगले डायग्राम में, इस डायग्राम में मेरे पास 4 वायर हैं, ए से बी, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 400, ये सीरीज़ में है। इसके बाद ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक क्यों लगा रखी हैं? ताकि जितना एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, इसलिए इनका रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड ना हो। अगर ही मैं थिन वायर लगा देता बेटा, इसका रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाता और लेंथ हमारी बढ़ जाती है। अब ये जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर, 200, 300, 400। जब आप लोग लैब में जाओगे तो आपके पास वायर्स, मैंने तो एक लिया है, इसमें 4 लिए हैं। लैब में जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, वहाँ पे 10 वायर्स भी ले रखे मैंने, वहाँ हमारे पास 10 वायर भी हैं। मीन्स जितने ज़्यादा वायर होते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। आपका डायग्राम ये भी ठीक है, पहले वाला भी चाहो तो, और आपका डायग्राम ये भी ठीक है, सेम है। देखो पॉइंट ए और बी के बीच में वही बातें हैं, ड्राइवर सेल, एमीटर, रियोस्टेट और की। यहाँ भी ड्राइवर सेल, एमीटर, रियोस्टेट और की, पॉइंट सारे सेम हैं। इसके बाद ये चला गया। अच्छा एक बात और ध्यान दें, जो पॉइंट ए है, ड्राइवर सेल का पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ रखा है और सेकेंडरी सेल का भी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ आ सकता है। कहने का मतलब जब आप कनेक्शंस करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि जितनी भी सेल्स आपने लगाई हैं उन सभी सेल्स का सेम टर्मिनल पॉइंट ए पे आए। इसका पॉजिटिव तो इसका भी पॉजिटिव आना चाहिए, इसका नेगेटिव तो इसका भी नेगेटिव यहाँ आना चाहिए। ऐसे बेटा इसमें देख लो, इसका पॉजिटिव आया था यहाँ पे तो इसका भी पॉजिटिव आ गया, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल फाइंड कैसे करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियल फाइंड करने सबसे पहला काम होता है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आए या थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम होता है कि हमें उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। के आपके पास क्या है बेटा? के इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब के फाइंड कैसे करेंगे? देखो ये आपका डायग्राम बनाया है मैंने, टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे ये उस चीज़ का डायग्राम है। क्या क्या इसमें सेटअप लगा हुआ है हम वो देखेंगे। बेटा डायग्राम देखो, ये तो ड्राइवर सेल है, इसकी ई मैंने ई नोट ले ली, एमीटर है, रियोस्टेट है, की है, सब बातें वही हैं। ये सेकेंडरी सेल थी, एक की यहाँ लगा दी मैंने, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक की यहाँ पे है, यहाँ एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है। ये गैल्वेनोमीटर जो की होगी, इसकी ईएमएफ मैंने ई ली है। ई इज़ द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल, ई नोट इज़ द ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल। ये जो वायर था पोटेंशियोमीटर का, जो मैंने 1 मीटर का वायर लिया है बेटा, उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R नोट। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बेटा? R नोट हो गया। अच्छा अब इसमें एक बात ध्यान रखें आप लोग, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी वो बातें कि ई नोट इज़ मोर देन ई। जो ईएमएफ इस सेल की है वो इस सेल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ सेकेंडरी सेल। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल। बेटा इसकी ईएमएफ से ज़्यादा होगी तो ही आपके पास नल पॉइंट आएगा, वरना आपका नल पॉइंट नहीं आएगा। यू मे गेट वन साइड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब आती है बात कि के की वैल्यू कैसे फाइंड करें भाई। के का मतलब क्या है कि पोटेंशियल कितना यूज़ किया वायर ने, उसकी लेंथ कितनी है, V/L बेटा।
तो इस पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ उसको इसकी लेंथ से डिवाइड करना है। इस वायर का पोटेंशियल क्या होगा, रेजिस्टेंस तो आर नोट है, करंट से मल्टीप्लाई कर दो। इस वायर का पोटेंशियल होगा, करंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो I इंटू आर नोट, ये तो पोटेंशियल हो गया, इसकी लेंथ मैंने L मान ली, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू I इंटू आर नोट अपॉन L। L इज द लेंथ ऑफ द वायर, आर नोट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। व्हाट इज I? अब I क्या है, I करंट है। करंट कौन बना रहा है, करंट बना रहा है ड्राइवर सेल। तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, उस सेल का पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब जब आप इस सर्किट में हो भाई, इस सर्किट में ये तो पोटेंशियल हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर नोट और इसका हो गया आर रियोस्टेट का, ये दोनों सीरीज में हैं, तो पोटेंशियल तो हो गया ई नोट, रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर नोट। तो आपके पास जो करंट आएगा, देखो ये आ गया, आई की जगह मैंने पुट कर दे ई नोट अपॉन आर प्लस आर नोट, ये करंट है। ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर किसका है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस बॉक्स में से लिया है मैंने, आर नोट किसका है, उस वायर का है, इंटू आर नोट बाई एल, ये आपका पार्ट सेम रहेगा। मीन्स आपके पास के की वैल्यू आ गई यहाँ से, ई नोट आर प्लस आर नोट 1/L टोटल लेंथ। अब ये तो के की वैल्यू, हमें तो निकालना है पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे भाई, इस की को प्रेस करो, इस की को प्रेस करके, इस की को प्रेस करके और करंट मेंटेन कर लिया। अब इस की को प्रेस करो, K1 को, जब आप K1 को प्रेस करते हो तो ये सेल सर्किट में आ जाएगी। अब जोखी को उठाओ, एक बार इधर रखो, फिर उठा के एक बार इधर रखो। जब जोखी को आप पॉइंट ए और बी पे रखोगे अलग अलग, तो डिफ्लेक्शन जो है वायर के अंदर, दैट विल बी इन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। जब आपने ए पे रखा तो मान लो राइट में जाती निडल, जब आपने बी पे रखा तो लेफ्ट में जानी चाहिए। जो इस गैल्वेनोमीटर की निडल है, जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, वो अपोजिट होना चाहिए ए और बी पे। अगर सेम साइड में आ रहा है तो आपका नल पॉइंट नहीं आने वाला बेटा, ठीक है। इसको रखो और स्लाइड यहाँ से रख के आप स्लाइड शुरू कर दो, स्लाइड करते लाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं ना कहीं बीच में जब इसमें करंट जीरो हो जाएगा। जोकी को आपने यहाँ रखना है, यहाँ से उसको आप लेके चलो, एक पॉइंट बीच में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा जहाँ इसमें करंट जीरो हो गया, वो नल पॉइंट आ गया। इसमें करंट जीरो का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर है, यानी कि जितना पोटेंशियल यहाँ है इन दोनों पॉइंट के बीच में, उतना ही यहाँ है। भाई पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है बेटा, तो जो पोटेंशियल बेटा यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। इसका मतलब इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल बराबर मिलेगा। मीन्स जो पोटेंशियल इस लेंथ के अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस है। तो अगर इसका पता लगे, इसका अपने आप आ जाएगा। तो हमने माना जिसको हमने यहाँ से स्लाइड किया तो हमारे पास लेंथ L आ गई, L लेंथ पे बैलेंस हो गया। अब प्रिंसिपल है कि V इक्वल टू KL, L कौन सी, जितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ है, ये L मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। K की वैल्यू ऊपर से यूज़ कर लो, यहाँ से हरी यहाँ पुट कर लो, ये आपके पास इसका EMF आ जाएगा। V को मैंने E यूज़ कर लिया, इस सेल का EMF हो गया ये, इज इक्वल्स टू KL, K की वैल्यू मैंने यहाँ यूज़ कर ली और L अपॉन L आपका पार्ट आ गया। ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट था इसका, टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है, नोट डाल दिया मैंने। ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एक, कि वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट विद पोटेंशियोमीटर 2 पॉइंट्स शुड केप्ट इन माइंड। जो मैंने थोड़ी देर पहले बातें की थी, मैं वो दोबारा बातें करने जा रहा हूँ आपके साथ, कि बेटा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। अभी क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट मे बी द 2 पॉसिबल फॉल्ट ऑफ वन साइड डिफ्लेक्शन। रिपीट कर रहा हूँ मैं,
what may be the two possible fault in potentiometer for one side deflection, कि अगर डिफ्लेक्शन एक ही साइड में आता है तो हमने क्या गलतियां की हैं। या क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि कौन कौन सी दो बातें हैं जो हम ध्यान रखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बेटा बातें ध्यान कौन सी रखनी है हमें, EMF ऑफ ड्राइवर सेल मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेकेंडरी सेल। जो बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मेन सेल है ड्राइवर उसकी EMF ज़्यादा होगी तो ही रीडिंग ले पाएंगे, अगर उसकी कम कर दी तो रीडिंग हमारे पास नहीं आएंगी। दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल कौन कौन सी, ड्राइवर सेल और सेकेंडरी सेल, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल या दोनों का नेगेटिव, मींस दोनों सेल्स का सेम टर्मिनल पॉइंट ए पे जुड़ेगा के, यही दो पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं और यही बात हमें दिमाग में रखनी है। फॉल्ट में क्या लिख सकते हो आप कि हो सकता है EMF ऑफ ड्राइवर हमने कम ली हो सेकेंडरी सेल से, दोनों सेल्स के सेम टर्मिनल पॉइंट ए पे नहीं जुड़े हों तो फॉल्ट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा सेंसिटिविटी का मतलब है यहाँ पे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है कम से कम रीडिंग अगर लेगा इट मीन्स वो सेंसिटिव ज़्यादा है। कम से कम रीडिंग, भाई आपके पास पोटेंशियल है 5 वोल्ट का, मेजर कर लिया, अगर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है उसको मेज़र किया, एक इंस्ट्रूमेंट ने 0.05 मेज़र कर दिया, इसका मतलब क्या है जिसने सबसे कम पोटेंशियल फाइंड किया है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे बेस्ट सबसे एक्यूरेट रीडिंग उसकी आ रही है। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा किसकी होती है, जो सबसे कम पोटेंशियल फाइंड करेगा। अब सबसे कम पोटेंशियल फाइंड करने का मतलब क्या है कि के की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। व्हाट इज़ के, के है पोटेंशियल पर सेंटीमीटर या पर मीटर, कि 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल यूज़ होता है। तो जितना कम यूज़ होगा उतनी रीडिंग हमारे पास कम आएंगी बेटा। तो क्वेश्चन है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। के होता है रो इंटू आई अपॉन ए और के होता है वी अपॉन एल। ये तो कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं, ये दोनों भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो बचा क्या, यहाँ तो आई बच गया, यहाँ एल बच गया। आई डायरेक्टली है, के को कम करना है तो आई को कम कर दो, इधर के को कम करना है तो लेंथ को ज़्यादा कर दो। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, या तो करंट की वैल्यू कम कर दो या लेंथ बढ़ा दो। अभी मैंने कहा था कि हमारे पास लेबोरेटरी में जो पोटेंशियोमीटर है उसमें 10 वायर्स भी हैं। 10 वायर्स क्यों हैं, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही सेंसिटिव ज़्यादा होगा। सिंगल वायर का भी है, 4 वायर का भी है, 10 वायर का भी है। अब आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हमने लेबोरेटरी में 10 वायर्स का पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों किया है, कि जितनी लेंथ ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा बेटा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। 2 एप्लीकेशन है, टू कंपेयर EMF ऑफ सेकेंडरी सेल और टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू कंपेयर EMF ऑफ द सेकेंडरी सेल एंड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स हैं, उनकी हमें EMF कंपेयर करनी है। इससे ऊपर का डायग्राम तो सभी में सेम रहने वाला है, इससे ये डायग्राम ये सब में सेम रहेगा बेटा। पॉइंट ए के बाद जिन सेल्स की आपको EMF कंपेयर करनी है उनको जोड़ दिया मैंने, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसकी EMF E1, इसकी मैंने E2 मान ली। देखो दोनों का पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अगली कंडीशन क्या थी, ये इससे भी ज़्यादा है और ये इससे भी ज़्यादा है। हाँ जब लैब में जाएंगे एक यूज़ करेंगे डेनियल सेल और एक करेंगे लेक्लांचे सेल। जब हम लैब में चलेंगे प्रैक्टिकल्स करने के लिए तो ये वाली सेल होगी डेनियल सेल, ये होगी लेक्लांचे सेल। इन दोनों की EMF से कम लेके चलेंगे, ये बातें आपको तब बताई जाएंगी सारी। अब ये तो होगा सर्किट डायग्राम। अब कैसे काम करना है, पहले इस की को प्रेस करो, इस की को प्रेस करके इसमें करंट को मेंटेन कर लो। मैं लिख दी सारी बातें।
प्रेस द की K1 एंड मेंटेन द कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। उसके बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, अब इस जो 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, जो मैंने 1 लिखा है बेटा, ये इन दोनों इस पॉइंट को मिला दो आपस में, इस पॉइंट को, इसको मिलाते ही ये सेल काम कर जाएगी। मीन्स इस की को ऑन कर दिया मैंने, ये सेल काम करेगी। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये स्लाइड करेंगे, मान लो यहाँ पे जाके नल पॉइंट आ गया L1, तो आपके पास प्रिंसिपल क्या कहता है, E1 प्रोपोर्शनल टू L1, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, KL1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इस सेल से तो आपको पॉइंट हटाना है इस पॉइंट से, और इसमें एन करना है। मीन्स इसको तो ओपन, इसको क्लोज कर दो। अब इसको हटा के इसको क्लोज कर दिया। जब आपने इसको क्लोज किया, नीचे वाली को, इसको क्लोज करने आपके पास क्या होगा बेटा, इसको क्लोज करोगे तो दोबारा आपको जो कि स्लाइड करनी पड़ेगी, और दोबारा जो आपका नल पॉइंट आएगा वो आएगा मान लिया L2। अब E2 प्रोपोर्शनल टू बेटा L2, E2 इक्वल टू KL2 हो गया। 1 और 2 को डिवाइड कर दो आपस में, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, ये रेशियो आ गया। रेशियो अगर मोर देन 1 है तो ये ज़्यादा है, रेशियो लेस देन 1 है तो ये ज़्यादा है। ये एप्लीकेशन है, EMF कंपेयर कैसे करते हैं। एप्लीकेशन नंबर, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी भी सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, यूजिंग पोटेंशियोमीटर बेटा। तो वही बात फिर करता हूँ मैं, इससे ऊपर का डायग्राम सेम। इसके बाद यहाँ आ जाओ, पॉइंट ए से एक सेल लगा दी, प्लस माइनस, इधर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने R, एक की यहाँ लगा रखी है, की यहाँ लगा रखी है, एक गैल्वेनोमीटर जो की है। लाइक बिफोर आपको बिल्कुल वैसे करना है। इस की को प्रेस करो, करंट को मेंटेन करो, इसमें लिख रखी सारी बातें। इस की को प्रेस करो, करंट को मेंटेन करो। अब जो की को उठाओ और स्लाइड करो। अभी ये वाली की ओपन है, जो ये की है K2 जहाँ पेन रखा हुआ है, ये की ओपन है। जो की को स्लाइड किया, मान लिया यहाँ पे हम आ गए, ये लेंथ L1 है। क्योंकि सिर्फ ये सेल काम कर रही है, इस सेल में से हम करंट यूज़ नहीं कर रहे। करंट यूज़ करेंगे जब ये ओपन क्लोज होगा, अभी तो करंट उसी का चल रहा है। तो अगर ये इसमें से हम सेल में से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो इसके पोटेंशियल इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जब हमने जो कि स्लाइड की बेटा इसके लिए, तो लेंथ आई L1, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1। ऐसा क्यों, यह मैंने E क्यों लिखा है, V क्यों नहीं लिखा बेटा। इन ओपन सर्किट V और E दोनों बराबर होते हैं। सर्किट ओपन है, ये अभी की ओपन है, तो ये आ गया। अब इस की को क्लोज कर दो। जैसे आपने क्लोज किया, इसमें से करंट आना शुरू हो जाएगा इस सेल में, और जब इसमें से करंट बेटा आना शुरू हो जाएगा इस सेल में से, तो ये सर्किट क्लोज हो गया। अब ये EMF की बजाय V लिखना पड़ेगा। इस की को क्लोज करो, दोबारा नल पॉइंट फाइंड करो, मान लिया L2 पे आता है, V प्रोपोर्शनल टू L2। अब मैंने यहाँ तक E लिखा, यहाँ पे V क्यों लिखा, क्लोज सर्किट में दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब बेटा E इक्वल टू KL1, V इक्वल टू KL2, डिवाइड कर दोगे आपको क्या आएगा, E बाई V इक्वल्स टू L1 बाई L2। E बाई V इक्वल्स टू L1 बाई L2। इट मीन्स R जो आपके पास है उसका फॉर्मूला होता है E बाई V माइनस 1। तो इसकी वैल्यू ये है L1 बाई L2, यहाँ पुट कर दिया मैंने, और इंटू में R। तो स्मॉल r क्या चीज़ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। ये आपका अगला पार्ट आ गया। दोनों एप्लीकेशंस जो अभी लास्ट में पढ़ी हमने, बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक एप्लीकेशन एग्जाम में अक्सर आती है। अब ये तो होगी एप्लीकेशंस। अब जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स बचते हैं, वो मैं आपको अब करा देता हूँ। फ्री चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करता हूँ मैं, तो देखो न्यूमेरिकल हमारे पास बेटा कौन कौन से हैं। एक न्यूमेरिकल आपके पास ये आता है, 2 सेल लगा रखी हैं यहाँ पे, 2 सेल यहाँ लगा रखी हैं। जब ये वाली सेल लग रही है तो नल पॉइंट आता है 300 सेंटीमीटर पे। जब सेल को ऐसे लगा रखा है तो 200 सेंटीमीटर पे आता है। कहता है इन सेल्स की EMF का रेशियो निकालना है। E1 बाई E2 क्या होगा, स्टेटमेंट में नीचे लिखी है, इन द गिवन डायग्राम फाइंड E1 बाई E2।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ओनली इवन सेल इज इन द सर्किट। देखो दो सेल्स हैं, जब दोनों का ऑर्डर ऐसे है तो 300 सेंटीमीटर, ऐसे में 200 सेंटीमीटर है। रेशियो फाइंड करना है, प्लस रेशियो के साथ आपको कहता है कि अगर अकेली इवन होती तो लेंथ कितनी आती बेटा। यहाँ देखो इसका माइनस का प्लस, ऑर्डर सेम है, ग्रुपिंग ऑफ सेल याद करो। यहाँ बेटा ऑर्डर सेम है, ईएमएफ ऐड हो जाएगी। या ऑर्डर अपोजिट है, ईएमएफ माइनस हो जाएगी। इसको लिखोगे E1 प्लस E2, इसको E1 माइनस E2। तो जब E1 प्लस E2 दोनों जुड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, E1 प्लस E2 पे लेंथ 300 सेंटीमीटर, E1 माइनस E2 पे 200 सेंटीमीटर बेटा। तो प्रिंसिपल अप्लाई करो, सीधा क्वेश्चन है। पहले केस में हमारे पास क्या था, ऑर्डर सेम है तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K इंटू L1 होना चाहिए। भाई इसको मैंने V मान लिया ना, ये आपके पास क्या है बेटा, V इक्वल्स टू क्या होता है, KL। ठीक है, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू KL। L कितनी है 300, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू 300 हो गया। अगले में ऑर्डर अपोजिट था तो माइनस का हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब लेंथ कितनी है 200, तो 200 आपके पास आ गया। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, E1 आएगा 250 के, जब E2 कट जाएगा 300 200 500, 2E1 500, E1 कितना आएगा 250 के। अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट E1 आ गया। जब E1 की वैल्यू आप फर्स्ट में यूज़ करोगे, E2 कितना आएगा 50 के आ जाएगा। दोनों डिवाइड कर लो, E1 बाई E2 5 आ गया। भाई ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार हमने दोनों अप्लाई सेल को पॉजिटिव सेम ऑर्डर ले लिया, एक बार क्या ले लिया अपोजिट ऑर्डर ले लिया मैंने। सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर में हमारे पास इक्वेशन बन गई। वहाँ से E1 E2 के लिए मैंने सोल्व कर लिया, डिवाइड करके आपका रेशियो आ गया। फॉर बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 ओनली, कहता है अगर सेल अकेली E1 जुड़ी होती तो देखो ये इक्वेशन पे आ जाओ एक बार, E1 इक्वल टू 250 के, इसमें सेल A की तो आ रही बेटा, E1 इक्वल टू K इंटू L लिखते हैं तो L का काम कितना 250 हो गया यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है E1 इक्वल टू 250 के, तो E1 तो E1 ही है और K की जगह K है, तो L कितनी है 250। तो अगर अकेली सेल होती E1 तो लेंथ कितनी होती है 250 सेंटीमीटर। कितनी होती है 250 सेंटीमीटर। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सर्किट आपको दे दिया कोई भी, एक रेजिस्टेंस R1 एक R2 है, 3 क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर। कहता है हाउ डज द बैलेंसिंग पॉइंट चेंज, जो बैलेंस पॉइंट है वो चेंज कैसे होगा अगर करंट कम कर दें, R1 को इन बढ़ा दें या R2 को बढ़ा दें। तो या तो करंट कम कर दिया या इसको बढ़ाया इसको बढ़ा दिया, दोनों को। तो पहला कैसे करंट कम कर दिया, जब आपने सर्किट में करंट कम किया, करंट कम करने से साफ साफ पता है के कम हो जाएगा। भाई करंट और के डायरेक्टली है कि नहीं, तो के हमारे पास बेटा देखो हम लिख रहे हैं आंसर, व्हेन आई डिक्रीज के ऑल्सो डिक्रीज। क्यों, बिकॉज के होता है रो इंटू आई अपॉन ए, के इज डायरेक्टली टू करंट, इसको कम ये भी कम हो जाएगा। अब अगर के कम हो गया तो के का फॉर्मूला वी अपॉन एल होता है। इट मीन्स ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, के कम होगा तो लेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। तो अगर आपने के को कम किया लेंथ ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपने करंट को कम किया तो लेंथ क्या हुई ज़्यादा बेटा। लेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि बैलेंस पॉइंट कहाँ जाएगा, बी की तरफ। ये था आपका बैलेंस पॉइंट, ये और आगे चला जाएगा। ये लेंथ एल थी, उधर बढ़ेगी तो और आगे चला जाएगा। अगला है वैल्यू ऑफ R1 इंक्रीज, अगर आपने R1 की वैल्यू को बढ़ा दिया इसको, तो वही बात है रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट तो कम होता ही होगा। व्हेन R1 इंक्रीज द केस बिकम सिमिलर टू द प्रीवियस केस। बेटा करंट होता है E0 अपॉन R0 प्लस R1। जब आपने इस R1 को बढ़ा दिया, इस वाले R1 को, जब आप इस R1 को बढ़ाओगे तो करंट कम, और जब करंट आपके पास कम हो गया तो पहला वाला केस बनेगा दोबारा से, लेंथ दोबारा बढ़ जाएगी, लेंथ दोबारा क्या होगी इंक्रीज। अब थर्ड केस वैल्यू ऑफ R2 इंक्रीज, अगर आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, इसकी को, तो इस सेल का
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस सेल का? भाई मैं बात कर रहा हूँ इस सेल के लिए, थर्ड केस सी वाला पार्ट, उसके लिए आएगा EMF अपॉन R+R2। इसको बढ़ाओगे तो उस सेल के लिए करंट कम होगा। इसको आयन मान लो, नीचे वाली सेल है, करंट डिक्रीज हुआ बेटा, करंट डिक्रीज तो V इक्वल्स टू क्या होता है E - IR। जब आपने इसको कम किया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको कम का मतलब ये वैल्यू सारी कम हो गई, और इसमें से जब ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा होना है, इसका मतलब क्या होगा V क्या होगा इंक्रीज। जब V इंक्रीज हो रहा है, V क्या हो रहा है इंक्रीज, तो आपका आंसर क्या आएगा अब V इक्वल्स टू K × L। V इंक्रीज हो रहा है, ये तो आपके पास वायर की प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, इट मीन्स एल भी क्या हो रहा है इंक्रीज, तो एल भी हमारे पास क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा बेटा, हमारे पास एल भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, तो जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इनको नोट कर लेना। NCERT में क्वेश्चन दे रखे हैं पोटेंशियोमीटर के, वो सारे क्वेश्चंस सोल्ड एग्जाम्पल दे रखा है एक R नोट के फॉर्म में, वो कर लेना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के पूरे हो गए हैं। अब जो इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, हीटिंग इफेक्ट बची हुई है, वो आपको मैं लेक्चर में नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक है, देखो आपको थोड़ा थोड़ा काम इसलिए कर रहा था कि आप काम को अच्छे से करते रहें बेटा, सिलेबस खींचने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, तो जितना काम कराता हूँ उतना आप रेगुलर करें, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली हमें।